म्यूट पे कर लें सभी। सभी म्यूट पे कर लें प्लीज। हाँ। तो यस, थैंक यू। तो भारतीय विद्यावन में भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, मैं अगली एक क्लास में जो कराऊंगा उतना पढ़ाएंगे आपको 2 साल में बस। सिंगल एक क्लास में मैं आपको कराऊंगा, जो 2 इयर्स में वो आपको रिसर्च कराएंगे वहाँ पर। आप रोज जाओगे हर संडे, तो 2 इयर्स में जो वो पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो हमारी अगली एक या 2 क्लासेस में मैं पूरा करा दूंगा, जो कि इतना रेपुटेड वो इंस्टीट्यूट है। तो इतना ही कराएंगे वो आपको इन 2 इयर्स यहाँ पर। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो कुंडली एनालिसिस मैं शुरू करूंगा आज किस तरीके से करना है। तो ये पहले ही मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि किसी के कोई बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो वो फिर आपको खुद क्लियर करने पड़ेंगे, या मुझे आप कहेंगे तो उन टॉपिक्स को मैं लेटर ऑन ले लूँगा, मगर आपको सारा रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए। दूसरी, एक है तरीका और एक है इंटरप्रिटेशन। दोनों चीज़ों में अंतर है। एक ये होता है कि मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि इस तरीके से हमको कुंडली को एनालिसिस करना है। अब एक पर्टिकुलर भाव के अंदर मंगल और जुपिटर बैठे हुए हैं। अब उसको इंटरप्रेट जब कुंडली पे करोगे तो वो आपको अपना स्वयं विवेक या सेल्फ माइंड वहां पर लगाना पड़ेगा। वो चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। बेसिक कंसेप्ट बताए जा सकते हैं, हम किस तरीके से करेंगे वो बताए जा सकते हैं, मगर ये चीज़ हमें अपना आप सीखनी पड़ती है। जैसे हम कहें कि हम किसी के घर जाएं तो आपको पेरेंट्स ये सिखाएंगे कि भाई आप अच्छे से जाना, ठीक से एक बार बेल बजाना, अंदर जाना, नमस्ते करना उनको, और इसके बाद वहाँ पर बैठकर। अब वो पेरेंट्स ये नहीं बता सकते कि आपको कौन कौन से शब्द वहाँ पे बोलने हैं। वो तो आपको बात अपने दिमाग से खुद करनी पड़ेगी, सोच समझ कर। तो कुंडली में क्या होता है कि एक ही कुंडली यदि हम 20 लोगों को दे दें तो वो सभी 20 लोग उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन सभी 20 लोग अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। आपको किसी युति को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, तो आपको और समझ के आप उसको क्या आप बता रहे हैं, किस प्लेनेट के ज़्यादा आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं, किस प्लेनेट के कम रिजल्ट देना चाह रहे हैं, ये हमारे माइंड पर डिपेंड करेगा। सभी चीज़ों के रूल हैं, मगर हर जगह पर हम रूल लगाते नहीं हैं। बेसिक आइडिया आपको एस्ट्रोलॉजी में रखना है। तो 2 कंपोनेंट हैं किसी भी कुंडली के एनालिसिस के। फर्स्ट वन कंपोनेंट, क्या तरीका होना चाहिए एक्चुअली। मैं आपसे तरीके की बात करूंगा कि किस तरीके से हमको कुंडली को एनालाइज करना है, एक एक स्टेप जो भी आपको देखने हैं। उससे आपको इस बात की गारंटी है, आपको ये पता होगा कि मैं कुंडली को जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, और कौन सी चीज़ देखनी है तो किस तरीके से देखनी है। अब मुझे देखना आ गया, दिख गया मुझे। अब इसके बाद जो उसका इंटरप्रिटेशन है, ये हमारे एक एस्ट्रोलॉजर का अपना माइंड है, वो उसको किस हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। वो सब लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको एक बिल्कुल मैकेनिकल वे बताऊंगा कि हमें कुंडली को किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। या कुंडली मेरे पास आ गई, कोई कुंडली एनालिसिस के लिए आ गया, किसी काम के लिए आ गया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पार्ट मैंने पहले ही बता दिया कि हमने देख लिया। देखने के बाद आपको सभी ग्रहों के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिगिनिंग से, सभी ग्रहों के कारकत्व अच्छे से पता होने चाहिए। ये चीज़ स्टार्टिंग से मैंने रिपीट किया है। सभी राशियों के कारकत्व अपने से पता होने चाहिए, सभी भावों के कारकत्व अपने से पता होना चाहिए। आप इन्हें रोजाना पढ़ें 10-15 दिन तक, आपको 50-60 कारकत्व कम से कम मालूम पता चल जाएंगे। जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उन्हें आप दिमाग में रखेंगे, तभी हम फाइनली इंटरप्रेट कर पाएंगे। क्योंकि हमें लिंकिंग करनी पड़ती है, एक प्लैनेट और एक भाव में बैठा हुआ है तो लिंक करना पड़ता है कि ये प्लैनेट है और ये किस भाव से किस भाव में आया। तो मैंने अर्ली भी आपको एक बार एक क्लास में बताया था कि हम इन जनरल एक कुंडली में किस भाव का लॉर्ड किस हाउस में जाकर बैठ गया है, उसके बेस पर हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी बातें जान सकते हैं। तो वो मैंने इसीलिए बताया था। तो जो फर्स्ट रॉ मटेरियल आपके पास जो आपको पक्का करना है, वो ये करना है कि आपको सभी 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए। नंबर 2, सभी 12 भावों को वो कौन सा भाव किस काम आता है, किन किन चीज़ों को बताता है, वो मालूम होना चाहिए। सभी राशियों के सिग्निफिकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, तब हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे।
अब मैं आज शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं कुछ एक बेसिक बताते हुए, और आपको आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी फ्रेंड्स भारतीय विद्यावन से रिसर्च कर रहे हैं उनको मैं 2 क्लास में बताऊंगा, उसके अलावा वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको मैं अभी आज ही की क्लास में चीज़ें बता दूंगा, तो इस पर आप ध्यान रहें। जो कर रहे हैं वो आप करते रहें, पर इन्हीं चीज़ों को वो कराएंगे। हेलो मैम, क्या हाल है? हेलो हेलो। जोची। अच्छा, देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ही बहुत ध्यान से देखें। आपको होपफुली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे प्रीवियस बैचेस में भी मैंने कराया है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है और आपको बहुत काम आने वाली है, और आप डेफिनेटली ये कुंडली को एनालाइज करेंगे। मगर मेरा केवल इतना सा आपको सजेशन है कि आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिकली कुंडली पर लगाएं, लर्निंग ना करें। क्योंकि आप जहाँ लर्निंग तो हम कर चुके बहुत, अब आपको एक कुंडली पर लगाना है। एक कोई भी कुंडली उठा लें और उस पर लगाएं। तो मेन एरिया ऑफ कंसर्न क्या क्या है, यहाँ पर मैंने मेन एरिया ऑफ कंसर्न बताए हैं। उनको हम किस भाव से किस चीज़ को देखते हैं, वो आप बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो चाइल्ड और मैरिज के केस में जनरली पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कलेक्ट किया हुआ है। चाइल्ड बर्थ हम 5th हाउस से देखेंगे, और उसके लिए जो मेन डिविजनल चार्ट है, D9 चार्ट, आप ध्यान रखिएगा हर एक केस में आपको देखना है। बर्थ चार्ट और नवा चार्ट हर एक केस में देखना है। मगर चाइल्ड बर्थ के केस में हम D7 चार्ट को भी देखना पड़ेगा हमें, सप्तांश चार्ट जिसे बोलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है सेकंड चाइल्ड, तो सेकंड चाइल्ड 5th से तीसरा भाव, कोई भी चाइल्ड देखना है तो 5वें भाव से, इन जनरल ये मैं रूल बता रहा हूँ आपको। जनरली जो दूसरा इवेंट होता है, जिस भाव से पहला इवेंट होता है उससे तीसरे भाव पे चले जाओ, ये रूल है। आपको लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। तो समझो जैसे संतान 5वें भाव से होती है, तो दूसरी संतान कहाँ से होगी? 5वें से तीसरा, तो 7वां भाव मिलेगा, वहाँ से दूसरी संतान होगी। तीसरी संतान 7वें से तीसरा, थर्ड फ्रॉम 7th, तो वो 9वें भाव से होगी। चौथी संतान 9 से थर्ड, 11th भाव से होगी। ये सिंपल सा रूल है इन केस ऑफ प्रोजेनी या संतान, कि फर्स्ट चाइल्ड को हम 5वें भाव से देखते हैं, तो दूसरा चाइल्ड आपको देखना है तो उससे तीसरा भाव, मतलब 7वें भाव से देखेंगे। फिर तीसरा चाइल्ड देखना है तो 7वें भाव से तीसरा भाव, तो 9वें भाव से देखेंगे। और फोर्थ देखेंगे इसी तरीके से 11th हाउस से। तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। दूसरा जो मेन आपके पास कोई भी कुंडली आएगी, वो आएगी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन एंड प्रोफेशन। तो एजुकेशन में, एजुकेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसे हम पढ़ाव बोलते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेज होता है कि हम घर में ही एजुकेट करते हैं। बच्चा 2 या 3 साल का होता है, उसको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय सिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो आपका सेकंड हाउस से देखते हैं, जिसे बोलते हैं संस्कार। आप उसके अंदर वैल्यूज़ जो भरते हो, वो वैल्यूज़ ज़िंदगी भर जाती हैं। आप जिस बच्चे को, आपके घर के अंदर के जो वैल्यूज हैं जो आप देते हो उसको, अप टू 10 ईयर 8 ईयर, जब तक वो रॉ है, और 5 ईयर तक मान लीजिए, आप जैसा भी उसके साथ बिहेव करोगे, उसके सामने बिहेव करोगे, जैसा भी रिएक्ट करोगे, और जो भी संस्कार दोगे, अच्छा बुरा, जो भी हरकतों से उसे रोकोगे, वो आपके वैसा ही आगे चल के होने वाला है, इनहेरेंटली वैसा ही होगा। आउटर साइड में वो बदल जाए, मगर अंदर से उसकी आत्मा वहीं पे परिपक्व होती है जब वो 4 या 5 साल का होता है।
मदर के पास होता है या बिल्कुल मदर के कंट्रोल में होता है, तब वो सारी चीज़ें सीखता है कि यदि उसकी मदर कंसर्न होंगी हर चीज़ के लिए, वो भी लाइफ भर कंसर्न होगा। मदर केयरलेस होंगी तो वो लाइफ भर केयरलेस रहेगा। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, हम किस तरीके से शाउट करते हैं घर में, हम बहुत अच्छा वेल बिहेव करते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी और वो ज़िंदगी भर निकल नहीं सकती। तो जो फर्स्ट 5 ईयर होते हैं वो उसके अंदर हम बिल्टअप करते हैं संस्कार, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल एजुकेशन, और उसको हमेशा देखना होता है दूसरे भाव से। इसके बाद उसको हम स्कूल में भेज देते हैं, और सेकेंडरी एजुकेशन तक मानकर चलें तो सेकेंडरी एजुकेशन तक देखा जाता है फोर्थ हाउस से। फिर वो एजुकेशन के बाद कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज का मतलब अप टू ग्रेजुएशन हम देखते हैं जनरली। ग्रेजुएशन से मतलब कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है या सीए कर रहा है, जिसको हम ग्रेजुएशन की डिग्रीज बोलते हैं, डिग्री जिसे बोलते हैं हम, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और हायर एजुकेशन उससे हायर जाएगा, जब मास्टर्स डिग्री कर रहा है या अबव दैट, वो हम हायर एजुकेशन देखते हैं नाइन्थ हाउस से। तो ये हाउसेज हैं फॉर द एजुकेशन। और फंडामेंटल और हिडन रिसर्च जो लोग करते हैं, ऐसी रिसर्च जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल न्यू रिसर्च जो लोग कर रहे होते हैं, पीएचडी वगैरह, ऐसे फील्ड में जिन फील्ड के बारे में लोगों को पता नहीं होता, उसके लिए एट्थ हाउस को देखते हैं। अब मैंने ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट लिए, ये मेनली फिफ्थ हाउस से रिलेटेड पॉइंट हैं दोनों ही। तो वन मोर थिंग मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, आप जब भी एस्ट्रोलॉजी में किसी भी कुंडली को देखते हैं, हर काम से रिलेटेड कम से कम एटलीस्ट 2 हाउसेस को आपने कंसिडर करके चलना है, मिनिमम 2 हाउसेस। मतलब फिफ्थ हाउस को आप देख रहे हो तो आपको उससे भावत भावन से 9वें भाव को भी कंसिडर करके चलना है। भावत भाव में थ्योरी ये कहती है कि कोई भी भाव कुंडली का जो भी परिणाम देता है, उस भाव से उतना ही आगे गिनने पर, काउंट करने पर जो भाव आएगा वो भी उसी का सेकेंडरी हाउस होता है। एक होता है प्राइमरी हाउस या मेन हाउस, मुख्य घर, और एक होता है सेकेंडरी हाउस। तो सेकेंडरी हाउस भी उसकी एक्चुअली उसके हिडन रिजल्ट्स को देता है। प्राइमरी हाउस विजिबल रिजल्ट्स को देता है और सेकेंडरी हाउस ऑलवेज हिडन रिजल्ट को देता है। जैसे आपको पता है चलना है संतान आपकी होगी नहीं होगी या प्रोजेनी से रिलेटेड आपको बात करनी है, तो 5वें भाव से बात करिए और उसकी इंटरनल आपकी संतान के करैक्टरिस्टिक और उन चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। तो 9th हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू फिफ्थ हाउस। तो जो भी आपका कुंडली का जो भी भाव है, आपका वो भाव तो आपने कंसिडर करना ही है, उससे सेम नंबर ऑफ हाउसेज और काउंट करके हम उसको भी कंसिडर करके चलेंगे। तो एजुकेशन के लिए आपको 5वें भाव के साथ 9वां भी देखना है, इसी तरीके से संतान के लिए 5वें भाव के साथ 9वां भी देखना है। अब एजुकेशन अब्रॉड, ये करंट अफेयर है और बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, बहुत ज़्यादा ये किस आएगा आपका। वैसे एजुकेशन के लिए कम लोग पूछेंगे, मगर इसके लिए ज़्यादा पूछेंगे कि वो बाहर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो एजुकेशन अब्रॉड में जो 3 हाउसेज इन्वॉल्व हैं वो है 5, 9 एंड 12। फिफ्थ हाउस मेन हाउस ऑफ एजुकेशन है, 9th हायर एजुकेशन है। जनरली अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन तक तो कोई जाएगा नहीं, और चला जाएगा तो वो आपसे पूछने नहीं आएगा। हमसे जो पूछने आएगा वो मिनिमम 12th करके ही आएगा या मास्टर्स की डिग्री करने जाएगा, इसलिए 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। साथ में ही 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी 9th हाउस ओवरसीज ट्रेवल को 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और 12th हाउस फॉरेन का हाउस होता है, इसलिए जो एब्रॉड एजुकेशन में जब आप किसी भी चीज़ को देखो तो 5th, 9th और 12th हाउस को जरूर देखें। अब आ जाता है देखिए 5th हाउस से रिलेटेड और एक पॉइंट, लव अफेयर। ये मैंने केवल वो चीज़ें आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे जब भी आप कुंडली एनालिसिस करोगे। वो मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताए और उनसे रिलेटेड हाउसेस। लव अफेयर में जो 3 हाउसेज इन्वॉल्व हैं वो है 5, 7 एंड 9। मेन जो हाउस होता है रोमांस, अफेक्शन या लव का, वो 5th हाउस होता है। और ये इंटेलिजेंस का भी होता है, स्व विवेक का भी होता है, विजडम का भी हाउस होता है, क्योंकि विजडम का ही काम है 5th हाउस। जो आपका अफेक्शन है ये विजडम से ही रिलेटेड होता है, ये भी आपका रोमांस भी विजडम से ही रिलेटेड होता है। 7th हाउस स्पाउस का हाउस है और 9th हाउस एक्चुअली आपका अल्टरनेट हाउस है ऑफ द अफेक्शन। 5th से 5th, जहाँ 5th है वहाँ पे मैंने 9th जरूर लिया है, देख लीजिए।
चाइल्ड बर्थ में मैंने फिफ्थ लिया है, तो उसमें आप नाइन्थ भी कंसिडर करोगे। एजुकेशन में फिफ्थ और नाइन्थ भी हम लेंगे। एजुकेशन अब्रॉड में फिफ्थ नाइन्थ लिया है। ऐसे ही लव अफेयर के केस में जो तीन हाउसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं, दीज आर 5, 7 एंड 9 हाउसेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशन की, जिसका कि क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो प्रोफेशन के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। प्रोफेशन के कंपोनेंट होते हैं कि वेदर आप नौकरी कर रहे हो, और प्रोफेशन का दूसरा कंपोनेंट होता है कि आप कोई व्यवसाय या बिजनेस करते हो। तो सर्विस जो सेवा भाव है उसको कुंडली का छठा भाव रिप्रेजेंट करता है, और हर तरीके के कर्म को एक इंसान जिंदगी में जो भी कर्म करता है उसको 10वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप प्रोफेशन से रिलेटेड किन्हीं भी मैटर्स को देखोगे तो 6th एंड 10th हाउस को हम देखेंगे। 7th हाउस मैंने अभी बीच में डाल दिया है। तो जो मैंने बताया था भावत भावम सिद्धांत से, 10वें भाव से जो चीज़ देखी जाएगी, 10वें से 10वें पे जाओगे तो 7वें भाव पर चले जाओगे। 10th हाउस से आप 10 काउंट करिए तो आप 7th हाउस में चले जाओगे। तो 10वें से 10वां का मतलब भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से 7th हाउस भी आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोफेशन और बिजनेस को रिप्रेजेंट करने में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं आपके, 6, 7 एंड 10। और फर्स्ट अर्निंग जो हम देखते हैं उसके लिए मैक्सिमम लोग 10th हाउस को कंसीडर करके चलते हैं। आपको 10th हाउस कंसीडर नहीं करना है। फर्स्ट अर्निंग ऑलवेज 11th हाउस से देखी जाएगी। आप किसी भी तरीके से फर्स्ट अर्निंग कर रहे हैं तो फर्स्ट अर्निंग का जो पीरियड होगा, फर्स्ट अर्निंग मल्टीपल वेज में होती है। जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कूल से ही स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है, या फिर वो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, फ़ी भी माफ़ हो जाती है और स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। या कोई आप देखते हो कि स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो उन्हें तभी सैलरी मिलती है और वो मिलके बंद हो जाती है। मगर फर्स्ट अर्निंग का वो पार्ट है। फर्स्ट अर्निंग का पार्ट परमानेंट प्रोफेशन नहीं होता, मगर फर्स्ट अर्निंग जब भी देखनी है वो 11th हाउस से देखनी है। इन चीज़ों को आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर इन चीज़ों को रखा है। देखेंगे कैसे, वो भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। मगर आपको जो प्रोफेशन से रिलेटेड 3 हाउसेज हैं वो 6, 7, 10। आप प्रोफेशन प्योरली 7th हाउस से भी देख सकते हो। हर काम का हम एक से ज़्यादा हाउस लेकर यहाँ पर चलेंगे। नॉट ओनली 10th, इक्वली 7th इज इक्वली इंपॉर्टेंट। भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से आपकी जो प्रोफेशन की निटी ग्रिटीज और मेन बातें हैं उन्हें 7वां भाव बताता है। पद प्राप्ति जैसे होती है, प्रमोशन होता है, वो भी प्रोफेशन की इंटरनल चीज़ है कि आपको प्रमोशन होगा या नहीं होगा, वो 7वां भाव बताएगा। इसी तरीके से आप प्रोफेशन के अंदर यदि आप बिजनेस करेंगे वो भी 7th हाउस बताएगा। आपका रिटेल बिजनेस करेंगे, डे टू डे आप जिसमें अर्निंग होती है वो भी 7th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट हाउस ऑफ द प्रोफेशन। 11th हाउस ऑलवेज फर्स्ट अर्निंग के लिए 10th हाउस को लेने की गलती ना करें। फर्स्ट अर्निंग ऑलवेज, ऑल काइंड ऑफ अर्निंग इज फ्रॉम 11th हाउस। किसी भी तरीके की अर्निंग हो, कर्म एक अलग चीज़ है और अर्निंग एक अलग चीज़ है। काम आपको हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इंटर्नशिप जो कॉलेज के स्टूडेंट को लगती है वो 2 तरह की लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट को वो कंपनी एक भी पैसा नहीं देती। 6 मंथ तक जा रहे हैं, 1 साल तक इंटर्नशिप कर रहे हैं और इसके बाद ठीक है आप जाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप लगती है, वो डे 1 से उनको सैलरी मिलने लग जाती है। तो ये दोनों 10th और 11th का डिफरेंस है। जब वो उसको कर्म मिला, काम करने के लिए मिला, इंटर्नशिप कंपनी ने बुलाया, उसको वो 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मगर जब तक 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। या देखिए कर्म तो क्या होता है, बहुत तरीके का कर्म होता है। अभी आप देखो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ये कर्म है। मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे अभी तक आपके पास, और आपकी इच्छा होगी कि हम इससे कुछ अर्न करें। मगर कोई आपके पास अभी तक इस तरीके की कुंडलियाँ आ रही होंगी मिलने जुलने वाले की, यार दोस्त की, इस तरीके की, और आप कुंडलियाँ देखकर आपका कर्म तो कर ही रहे हो ना, मगर अर्निंग तो नहीं हुई। तो इसका मतलब 11th हाउस जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा अर्निंग नहीं होगी। 10th हाउस का मतलब अर्निंग नहीं है, कर्म है। आप कोई भी प्रोफेशन करते हो, प्रोफेशन में जब तक आपका 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आपको उससे अर्निंग नहीं होने वाली है। और 10th हाउस इज ओनली कर्म स्थान, अर्निंग स्थान 10th हाउस नहीं है। इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर लें, जो कि आप लोग कुछ दिन में भूल जाएंगे शायद।
10th हाउस को ही अर्निंग मानकर चलेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर बाइफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने देखा है कि ज़्यादातर इन जनरल लोग करते हैं कि 10वें भाव को देखेंगे जैसे ही किसी भी चीज़ की बात आएगी। हालांकि मैं मानता हूँ कि नौकरी कोई भी फ्री में नहीं करता, मगर करनी पड़ती है कई बार जब हमारे पास कोई काम नहीं होता। और उसमें एस्ट्रोलॉजर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो काफ़ी दिन तक पढ़ते हैं और इसके बाद वो कुंडलियाँ फ्री में ही देखते रहते हैं। तो कुंडली तो देख ही रहना है अल्टीमेटली, वो तो अपना कर्म कर रहे हैं मगर उससे उन्हें कुछ अर्निंग नहीं हो रही। तो आई थिंक आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैंने 7 पॉइंट लिखा हुआ है मैरिज। ये मैंने वही पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास मेनली आएंगे। हालांकि लाइफ के कितने ही एस्पेक्ट हैं उनको हम देखने के लिए हमें और ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, मगर यहाँ पर जो मैं मेन पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ, मैरिज और मैरिटल डिस्कॉर्ड, इसके अंदर जो मेन 2 हाउसेज इन्वॉल्व हैं, वैसे मैरिज में कई सारे हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 7 11 देखते हैं, मगर हम वैदिक के अंदर भी दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, इतने सभी भावों को इन्वॉल्व कर सकते हैं मैरिज में। ये सभी का रोल होता है मैरिज के अंदर। यदि ओनली स्पाउस देखना है देन इट इज 7th हाउस। मगर मैरिज जो इंडियन सोसाइटी में हमारी कल्चर के अंदर इट इज़ अ फैमिली फंक्शन, परिवार बढ़ता है, इसलिए दूसरा भाव भी इन्वॉल्व हो जाता है। 4th हाउस क्योंकि होम हैप्पीनेस भी इन्वॉल्व होती है, तो स्पाउस है वो होम हैप्पीनेस में भी एक रोल प्ले करता है। 7th हाउस स्पाउस का ही है। 8th हाउस मांगल का है, घर में खुशियों का हाउस है। ये मैरिज से रिलेटेड जो मांगल है उससे रिलेटेड 8th हाउस होता है। इसी तरीके से 11th हाउस इज द गेन्स। अब गेन का मतलब इच्छा पूर्ति, तो विश होती है पर्सन की कि मेरी मैरिज हो तो उसकी इच्छा पूर्ति हुई, और ये सबसे बड़ी विश होती है इंडियन सोसाइटी में। यदि पूछा जाए आप क्या करना चाहते हो कि बेटर जॉब, बेटर हाउस एंड बेटर स्पाउस, तो वो आपकी एक इच्छा का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो 11th हाउस भी इन्वॉल्व होता है और 12th हाउस इन्वॉल्व होता है। 12th हाउस भी इसका इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सभी हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो मेन 2 हाउसेज यदि आप पकड़ कर चलें, 2nd और 7th हाउस, क्योंकि इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी मैं कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ। जेमिनी में 7 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस 2nd हाउस को देता है वो, इन केस ऑफ मैरिज और मैरिटल डिस्कॉर्ड। 2nd हाउस में वो इतने तक सूत्र बता देता है, शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाउस मिलने वाला है। और यदि वहाँ पर कोई मार्स या सैटर्न बैठे हुए हैं तो आपको गुस्सैल स्पाउस मिलेगा, वो आपको जीने नहीं देगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगी लाइफ। तो मैरिटल डिस्कॉर्ड में 2nd हाउस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से यदि आपको अब देखिए 2nd मैरिज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, कहाँ से देखें। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि आप फर्स्ट जिस भी भाव से देखते हो 2nd उससे तीसरे भाव पे चले जाओ। ऐसा मानते हैं, देखिए यंगर जो सिबलिंग होता है, अभी मैं आज ही की क्लास में आगे बताऊंगा आपको, वो 3rd हाउस से रिप्रेजेंट होता है। यंगर सिबलिंग 3rd हाउस से। दूसरी मैरिज को हम कैसे मानते हैं, आप देखिए कंसेप्ट समझना, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है तो आपको लर्न जब तक कर रहे हो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो जो दूसरी वाइफ आती है उसे हम ऐसा मान के चलते हैं वो फर्स्ट वाइफ की यंगर सिस्टर है, फर्स्ट वाइफ की यंगर सिस्टर है। तो 2 वाइफ जो होती हैं, पहले भी ऐसा ही होता था, राजा कई वाइफ्स रखते थे तो वो आपस में एक दूसरे को बहन मानती थी। फर्स्ट वाइफ से बड़ी बहन होती थी, 2nd वाइफ उसकी छोटी बहन होती थी। वैसे उसे महारानी और रानी बोला करते थे, मगर वो आउटर वर्ल्ड के लोग बोला करते थे। आपस में उनका जो रिश्ता होता था वो एज ए सिस्टर होता था। और उसी पर बेस्ड यहाँ पर कंसेप्ट है कि आपका 7th हाउस स्पाउस या वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड को। तो जो दूसरी उसकी मैरिज होगी, मेल है या फीमेल है, तो वो उसके जिससे भी होगी उसको हम वाइफ का यंगर ब्रदर या सिस्टर मानकर चलेंगे। तो वो 9th हाउस से मेनली रिप्रेजेंट होगा। फिर आपको 3rd मैरिज देखनी है तो फिर हम 9 से 3rd चले जाइए, वो 11th हाउस से रिप्रेजेंट होगा। तो आज के टाइम पर तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों की हो सकती है, नॉर्मल इंसान की तो होती नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो, और 2nd हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपको मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो वो कुछ का कुछ बताएंगे। 2nd हाउस आपको जब भी मैरिज होगी उसमें हमेशा अटैच करना है किसी भी हाउस के साथ। फर्स्ट मैरिज में भी आपका 7th हाउस इज इन्वॉल्व और 2nd हाउस भी इन्वॉल्व है। 2nd मैरिज के अंदर भी आपका 9th हाउस इज द मेन हाउस एंड 2nd हाउस अभी भी इन्वॉल्व है।
थर्ड मैरिज के अंदर 11th हाउस इज द मेन हाउस, और सेकंड हाउस अभी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली या परिवार का होता है, और मैरिज का एक सबसे बड़ा कॉज होता है फैमिली बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना। परिवार के अंदर एक पर्सन आता है और आपकी फैमिली बनती है। तो मैंने अभी देखिए मैरिज के आपको यहाँ पर रूल बताया है कि जो ऐसे ही चाइल्ड बर्थ का मैंने रूल बताया था कि यहाँ पर सिंपल आप एक कंसेप्ट दिमाग के अंदर बिठा के रखिए कि जो भाव कुंडली का जिस चीज को बताता है, उसका तीसरा भाव उसके सेकंड इवेंट को सिग्निफाई करता है। तो फर्स्ट मैरिज फ्रॉम 7th हाउस, सेकंड मैरिज फ्रॉम 9th हाउस, थर्ड मैरिज फ्रॉम 11th हाउस। नाउ ये भी क्वेश्चन आएगा फॉरेन सेटलमेंट। तो फॉरेन सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा, मैंने इसलिए इस पर भी एक वीडियो डाला था, वो भी मैंने इसलिए कि मेरे पे बना हुआ तो था ही कि मेरे पर कई क्वेश्चन आने लग गए थे, मैंने कि चलो मैं डाल देता हूँ। तो फॉरेन सेटलमेंट में जो 3 इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं, द फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, एंड सिमिलरली 12th इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर लग्न का मूवमेंट होता है, इसलिए फर्स्ट हाउस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो फॉरेन सेटलमेंट में ये 3 मेन हाउसेज हैं, 4, 1 एंड 12। तो इन हाउसेज को हम देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे वो लेटर ऑन हम बात कर लेंगे। तो फॉरेन सेटलमेंट ये है। एक क्वेश्चन आता है आपका फर्दर, 4th हाउस से ही रिलेटेड है फॉरेन सेटलमेंट भी, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में 3 हाउसेज को आप इनपॉइंट करिए। जनरली लोग 4th हाउस देखकर प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर देते हैं, किसी को भी पूछ लेना। तो 4th हाउस का रोल होता है, नो डाउट 4th हाउस प्रॉपर्टी का हाउस होता है। आपके जितनी तरीके की इस तरीके के जो क्या कहते हैं नॉन मूवेबल असेट जो होते हैं, जितने भी इमूवेबल बोलते हैं, हाँ इमूवेबल असेट जितने भी होते हैं, उन सभी असेट के लिए 4th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपका मकान, ज़मीन, या आपका कोई भी अपने क्लिनिक खोलना है या कोई ऑफिस खोलना है, तो द 4th हाउस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मगर 6th और 12th इसके साथ इक्वली अटैच होते हैं। और वो कैसे अटैच होते हैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इन द करंट पीरियड। आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हो, तो जिस पर्सन के पास पैसा है अपना, वो भी सोचता है कि कुछ लोन ले लेते हैं, और नहीं तो इसमें सिक्योरिटी हो जाएगी, बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी में ऊंच नीच हुई तो बैंक चेक कर लेगा, या मुझे टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, या मेरे पैसा नहीं है वो तो ले ही लेता है लोन। होने वाला भी थोड़ा बहुत लोन ले लेता है कि भाई पैसा पूरा है तो भी थोड़ा लिक्विडिटी हमारे पास बची रहेगी, हम लोन ले लेते हैं। तो वो 6th हाउस का इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज इट इज़ ए एक्सपेंस। तो जब भी एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि हम जब भी प्रॉपर्टी लेंगे 2 तरीके से लेंगे, या तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेंगे, या उसको हम रहने के पर्पज से लेंगे, या आप किसी लग्जरी के पर्पज से भी ले सकते हो कि हम घूमने फिरने जाएंगे, फार्म हाउस बना लिया। तो 12th हाउस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो ये 3 हाउसेज आपके प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ देखी जाती है जनरली हमसे जो भी पूछेंगे, ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि ये मैंने मेन पॉइंट आपको यहाँ पर पिक किए हैं, जरूरी नहीं है यही पॉइंट है, इनके अलावा भी और 20 पॉइंट हो सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट हमने पिक किए हैं वो मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, या मेरे पास कुंडलियाँ आती रहती हैं, तो जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। नहीं तो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट हम उसमें कवर कर सकते हैं। वेल्थ एंड हेल्थ, ये दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। तो वेल्थ 2 तरीके की होती है, एक वो वेल्थ होती है जो कि एंडलेस हो, और एक वेल्थ होती है इंसान के सस्टेनेंस के लिए चाहिए होती है। तो इसमें जो मेन हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं वेल्थ में, 2nd एंड 11th हाउस, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने में 11th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब तक 11th हाउस का रोल ना हो, आप वेल्थ क्रिएट करोगे नहीं। जब तक आपके अंदर एम्बिशंस या इच्छाएं या विश नहीं होगी, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, जो होगा उससे काम चलता रहेगा। और 2nd हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरीके से जब हेल्थ देखेंगे, हालांकि सभी 6, 8, 12 सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है हेल्थ में भी, मगर मेन जो इन्वॉल्वमेंट होता है 1st एंड 6th हाउस। टेम्परेरी जो डिजीज वगैरह आपको देखनी है, जो आपका थोड़े थोड़े पीरियड में पर्सन बीमार होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन में जो डिजीज होगी उसमें 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। और इन जनरल हेल्थ से रिलेटेड तीनों हाउसेज हैं 6 से 12, ये तीनों का हेल्थ से कुछ ना कुछ लिंक है। 6th हाउस एक्चुअली आपकी किसी भी तरीके की डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मगर जो 6th हाउस की डिजीज़ होती हैं वो फॉर एवर नहीं होती, आएंगी, आपको जितना भी परेशान करना है करेंगी, मगर वो इसके बाद ठीक भी होंगी। 8th हाउस जो डिजीज़ देता है वो आपकी क्रॉनिकल डिजीज़ होती है,
हो गई वो आपका आसानी से ठीक नहीं होने वाली है, वो 8th हाउस से रिलेटेड डिजीज होती है। तो वो लॉन्ग टर्म पे डिजीज जो भी होती है वो 8th हाउस से होती है। तो उसमें वो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो, मगर लाइफ में पूरी लाइफ चल सकती है, ऐसी डिजीज होती है। जैसे आजकल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, ये इस तरह की डिजीज हैं, शुगर हो गई, अब आपको हो गई तो हो गई, इसके बाद तो आपने मेडिसिन लेनी है, वो ठीक होने वाली तो है नहीं। नेक्स्ट आपका जो हाउस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है दैट इज द 12th हाउस इन केस ऑफ डिजीज। तो 12th हाउस हमें मालूम है हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पर्सन को हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, ऑन एंड ऑफ बार बार आना जाना पड़ता है। तो ये कुछ एक मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बताने की कोशिश की कि हम किन चीज़ों को किन हाउसेस से देखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश की है, और इसको भी आप लर्न ना करें तो ज़्यादा बेटर है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हाउ टू नो रिलेटिव्स, वो आपको सभी को पता होगा, पर ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है कि मैं इसका दूसरा कंपोनेंट एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि अब मेन रिलेटिव्स तो कुंडली में सभी को पता है। बाकी रिलेटिव्स देखने के लिए लर्न करते हैं, कोई कुछ डालता है, कुछ डालेगा, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कंसेप्ट, फिर भी मैंने यहाँ पर कवर किया है क्योंकि ये मैं चीज़ जनरली देखता हूँ। मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि इस रिलेटिव को हम कहाँ से देखें, उसको कहाँ से देखें। तो पहले मेन कुंडली में जो रिलेटिव्स हैं, मेन रिलेटिव्स, उनको हम यहाँ पर कैसे देखते हैं। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट हाउस से हम खुद को देखते हैं, और थर्ड हाउस से हम अपने यंगर सिबलिंग्स को देखेंगे, छोटे बहन भाई को। फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, और फिफ्थ हाउस से हम संतान जो भी है, बेटा और बेटी, उसको देखते हैं। फिर सेवेंथ हाउस से चले जाते हैं तो हम नेचुरली स्पाउस को देखते हैं, सभी को मालूम है। और नाइन्थ हाउस से यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट है, जो साउथ इंडिया साइड के लोग हैं वो इसको कुछ और कंसिडर करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कुछ और कंसिडर करते हैं, पर इन जनरल जो हम यहाँ पर दिल्ली बेस्ड लोग इसको नाइन्थ हाउस से देखते हैं फादर को, और बहुत सारे लोग बनारस बेस्ड या साउथ इंडिया बेस्ड 10th हाउस से देखते हैं। तो हम इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहता, जो जिस हाउस से देखना चाहे देख सकता है। 11th हाउस इज हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग। ये 6 तो मैंने मेन हाउसेस बता दिया, ये सारे हैं फ्रॉम लग्न। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको। यदि मदर से रिलेटेड जो रिश्ते देखने हैं, मदर से रिलेटेड कौन से रिश्ते होंगे, मामा। मदर से रिलेटेड जो रिश्ता होगा वो होगी मौसी। मामी नहीं होगी मदर से रिलेटेड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो मामा से रिलेटेड है। मौसी मदर से रिलेटेड है, मौसा नहीं होगा, मौसा मौसी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ठीक से याद करना है। आपको क्या करना है, देखिए मैंने बताया थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। हर एक के केस में उसके स्पाउस को 7th हाउस रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यंगर सिबलिंग, छोटे भाई या बहन के हस्बैंड या वाइफ को देखना है आपको। तो 3rd से 7th चले जाइए, बिल्कुल कोई लर्निंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3rd भाव से 7th मतलब 9वां भाव आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर के स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा। अभी तो देखिए अपने यंगर सिबलिंग के स्पाउस को रिप्रेजेंट किया, अभी देखिए मामा को देखना है अपने। मामा आपके दोनों हो सकते हैं, एक बड़े मामा हो सकते हैं मदर से, और एक छोटे मामा हो सकते हैं यंगर। तो यंगर देखना है तो मदर को लग्न बना लीजिए 4थे भाव को, और उससे 3रे भाव पे चले जाइए। तो 4थे भाव से 3रे जाएंगे तो 4th 5th 6th हाउस आपका, एक मिनट शायद, हाँ ये मैंने चार्ट से मैं बता देता हूँ। देखिए मदर के रिलेटिव्स आपको देखने हैं, तो मदर के केस में ये आपका मदर का मेन हाउस हो गया। अब यंगर मामा और मौसी देखने हैं तो यहाँ से 3रे भाव पे चला जाइए 1 2 3। तो मामा और मौसी को 6ठा भाव रिप्रेजेंट करेगा, आपको किसी लर्निंग की जरूरत नहीं है। मगर आपके मामा और मौसी बड़े हैं तो बड़े एल्डर सिबलिंग 11th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो 4th हाउस जो मदर का है उसको हमने लग्न कंसिडर कर लिया, और एल्डर सिबलिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से 11th हाउस काउंट कर लीजिए। तो एक्चुअली 2nd हाउस आपकी कुंडली का है, वो आपके बड़े मामा और बड़ी मौसी को रिप्रेजेंट करेगा जो भी है। अब मामा तो बता दिया मैंने, तो मामा मैंने बताया छोटा मामा है तो वो आपका 6ठे भाव से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपको मामी को देखना है, छोटी को। तो छोटी मामी एक्चुअली छोटे मामा का स्पाउस हो गई। तो स्पाउस यहाँ से 7वां भाव, 12वां भाव आपकी मामी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही आपके मौसा जी यहाँ पर वो मौसी यहाँ पर आ रही है यंगर वन,
तो उससे सातवां भाव आपके यंगर मौसा जी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही एल्डर में यदि देखना है, एल्डर मामा आपके सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उनकी जो भी स्पाउस होंगी मामी, वो यहाँ पर आठवें भाव से रिप्रेजेंट होंगी। एल्डर मौसी यहाँ से हो रही हैं, तो मौसा जी यहाँ पर आठवें भाव से रिप्रेजेंट होंगे। आपको एक भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चाचा या ताऊ जो होते हैं, यंगर अंकल को चाचा बोलते हैं और एल्डर अंकल को हम ताऊ बोलते हैं। तो ये फादर का भाव हो गया। और दादी, दादी देखना है अभी। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई भी रिश्ते लर्न करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप बेसिक कंसेप्ट पे चले जाइए। जब भी फादर से रिलेटेड रिश्ते देखने हैं, अब फादर से रिलेटेड कौन रिश्ते होंगे? आपके दादा दादी होंगे। फादर से रिलेटेड चाचा होगा, ताऊ जी होंगे, या उनकी वाइफ होंगी, ये फादर से रिलेटेड रिश्ते होंगे। या आपके वो कजन्स होंगे, मैं कजन्स भी देखना बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये फादर है यहाँ पर। तो ये आप जब फादर के जो भी रिश्ते देखने हैं, 9वें भाव को आप लग्न बना लें। ये लग्न बन गया। अब फादर के आपको चाचा देखने छोटे, तो यहाँ से तीसरे भाव पर चले जाइए, 1 2 3। ये आपके यंगर चाचा या बुआ को रिप्रेजेंट करेगा। मगर आपको अपने फादर से बड़े, जिसे हम ताऊ जी बोलते हैं या एल्डर अंकल बोल देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, मगर फादर के एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करना है। तो फादर के भाव से 11वां भाव चले जाइए। तो फादर के भाव से 11वां भाव आपका 7वां भाव आएगा। तो 7वां भाव आपके ताऊ जी को रिप्रेजेंट करेगा, या आपकी बुआ है वो एल्डर बुआ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको सपोज अपनी चाची जी देखनी है। चाची जी देखनी है तो कैसे देखेंगे? ये फादर है, फादर से तीसरे भाव पर गए, ये हमारे चाचा जी हो गए। और वहाँ से 7वां भाव आप जब देखोगे तो वो आपकी चाची हो जाएंगी, मतलब वो 5th हाउस से रिप्रेजेंट करें होंगी। आपको एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके लिए कोई आपको ट्रबल में जाना पड़े। आप सिंपल जो मैं बता रहा हूँ उसको सिंपल वे में समझ लें। यहाँ पर आपको लगने से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस भाव को कौन सा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको मदर से रिलेटेड रिश्ते देखने हैं तो चौथे भाव को लग्न बना लो। फादर से रिलेटेड रिश्ते देखने हैं तो 7वें भाव को लग्न बना लो, वो सॉरी 9वें भाव को। अब देखिए, आपको सपोज अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ देखने हैं, मतलब साला साली जिन्हें बोलते हैं, वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये वाइफ का हाउस हो गया उस पर्सन की। तो यंगर जो भी है सिस्टर इन लॉ देखनी है तो वो 9वें भाव से रिप्रेजेंट होगी। और यंगर सिस्टर का हस्बैंड, यहाँ से 7वां भाव चले जाइए, तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होगा, जिसे हम साड़ू बोलते हैं इधर दिल्ली साइड में। यंगर सिस्टर का इस मतलब वाइफ की यंगर सिस्टर, छोटी वाली साली का हस्बैंड, उसको साड़ू बोलते हैं इधर। तो वो आपका ब्रदर इन लॉ हो गया। तो वो आपका यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही वाइफ की एल्डर सिस्टर यदि देखनी है तो ये वाइफ का हाउस हो गया हमारे चार्ट के अंदर। तो एल्डर सिस्टर देखने के लिए आप यहाँ से 11th हाउस में चले जाइए, तो ये एल्डर सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और वाइफ की एल्डर सिस्टर या ब्रदर को भी यही रिप्रेजेंट करेगा। और उसके स्पाउस को देखना है तो यहाँ से 7वें भाव पर चले जाइए। सारे के सारे रिश्ते आपको जो भी देखने हैं, सपोज कज़न देखने हैं आपको, कज़न, तो कज़न कौन होंगे? या तो आपके चाचा या बुआ के बच्चे होंगे, मामा के बच्चे होंगे। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में हम कुंडली के अंदर देखेंगे। मामा के बच्चे अलग जगह से देखे जाएंगे, चाचा और बुआ के बच्चे अलग जगह से देखे जाएंगे। फिर वो आपका छोटे चाचा हैं या बड़े चाचा हैं जिन्हें ताऊ बोलते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे। तो मैं केवल देखने का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही लगाना है। तो मेरा केवल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपको कोई रिश्ते ना ही रटने हैं और ना ही उसके बारे में कोई वो रखना है। ये बहुत आसान होता है देखने के लिए कि आपको कज़न देखने हैं कौन से वाले, आपके चाचा के बच्चे। तो ये फादर का भाव है। फादर से तीसरे भाव में चले जाइए, ये चाचा जी हो गए आपके। उनके बच्चे का मतलब यहाँ से 5th हाउस। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए चाचा के बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं? जहाँ पर आपके खुद के छोटे बहन भाई आ रहे हैं वहाँ पे ही चाचा के बच्चे आ रहे हैं। तो आपके कज़न भी इसी पर्टिकुलर हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपने कहीं पे सिग्निफिकेशन यदि पढ़े हों तो 3rd हाउस कज़न को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम सभी चीज़ों को, नेफ्यू को देखना है अपने, तो आपका नेफ्यू मतलब बड़े भाई के भी बच्चे हो सकते हैं, छोटे के भी हो सकते हैं। तो देखिए बड़े भाई को 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 11th बड़े भाई के बच्चे क्या होंगे? वहाँ से 5th। तो बड़े भाई के जो बच्चे हैं जिन्हें हम नेफ्यू बोलेंगे वो भी तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होते हैं। यदि यंगर ब्रदर के बच्चे देखने हैं तो ये यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 3rd हाउस। तो यहाँ से 5th काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 7वां भाव यंगर ब्रदर और सिस्टर के
बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम कुंडली के अंदर किसी भी रिश्ते को आपको लर्न नहीं करना है। जहां पर आप लर्न कर रहे हो तो फिर वो आप पूछते रहोगे दूसरे लोगों से कि ये बताओ इस चीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कोशिश की है कि आप एक भी चीज़ ऐसी ना हो जिसको आपको लर्न करना पड़े। केवल ये 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे बताई हैं। इसके बाद आप जो कहोगे वो रिश्ता ढूंढ लोगे। सपोज आपको अपने दादाजी देखने, देखिए दादाजी, तो आपने क्या किया, फादर देख लिए यहाँ से 90 भाव से। अब फादर के फादर हैं वो, तो वहां से 9वां भाव है, ये आपके दादाजी को रिप्रेजेंट करेगा। 5वां भाव दादाजी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कोई लर्निंग मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई है। आपको अपनी दादी देखनी है, सपोज ग्रैंड मदर, और नानी भी देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे दादी देखनी है, तो ये फादर हो गए, वो फादर की मदर है। तो फादर की मदर यहाँ से 4थे भाव में चले जाइए, 1 2 3 4। तो ये हमारे यहाँ पर फादर की मदर का मतलब ये दादी होगी। अभी नानी देखनी है, तो नानी मदर होगी मदर की, तो मदर का भाव ये हो गया। तो मदर से 4था भाव चले जाइए, 1 2 3 4। तो वाइफ आएगी, और नानी का भी वही भाव है, इसलिए वाइफ नानी याद दिला देती है, पति नानी याद दिला देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए दोनों का सेम भाव है, तो यदि क्रिटिकल मिल जाए तो वो दोनों एक दूसरे को नानी याद दिला देते हैं, क्योंकि नानी का भी वही भाव है जो वाइफ का भाव है, और हस्बैंड का भी वही भाव है जो नानी का भाव है। तो इस तरीके से A to Z रिश्ते, इसमें आप कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके लिए कि आपको कुछ भी लर्न करना है। आप इजीली इन सभी रिश्तों को हम इसके बेस पर देख सकते हैं। तो अभी मैं इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस लूँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि ये भी एक, हालांकि आप में से बहुत लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी और लगा होगा कि कुछ नया नहीं हुआ, पर ये बताना बहुत ज़रूरी था जिससे कि ये कंसेप्ट सभी लोगों का क्लियर हो जाए। जी रंजन मैम। सर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। मैं 5-6 साल में नहीं समझ पाई उतना, आपने एक सेशन में 1 घंटे में समझा दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच। एक चलो, घंटा भी नहीं, 45 मिनट में ही समझाया आपने सर। चलो बहुत मैडम, ही अच्छे से समझाया। कोशिश यही है। कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। मैंने बहुत टीचर से सीखा है, बहुत जगह से सीखा है, पर ये सबसे बेस्ट लेसन था आज तक का मेरे 6-7 साल में। चलो, अच्छा। हाँ थैंक यू। सर, एक चीज बताइए। जी। जी सर, एक चीज बताइए, जैसे फिर मामा मासी एक ही है, मतलब छोटे मामा या बड़े मामा नहीं है, तो 4th हाउस से फिर 3rd हाउस ही देखेंगे हम? नहीं, क्या कह रहे हो, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो थोड़ा मुझे। हाँ, मामा या मासी सिर्फ एक ही है, मतलब छोटे या बड़े नहीं है, नहीं, तो कुछ उनको। तो होंगे ही, छोटे होंगे या तो, या मतलब अच्छा, आपकी मदर से। मदर से ही तो देखना हाँ है। हाँ, जी जी, हाँ हाँ, तो हो गया क्लियर सर जी, हाँ हाँ, जी जी। मदर से है तो छोटे होंगे या बड़े होंगे डेफिनेटली। राइट सर, राइट राइट जी जी जी। जी। थैंक यू सो मच, ओके थैंक मैम। यू। जी, विजय सर। सर, चाइल्ड बर्थ में दोनों की कुंडली देखना है क्या? सर ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ में मेनली मदर की कुंडली ज़्यादा रोल प्ले करती है, ओके। क्योंकि और हाँ साइंस सर। का ज़माना हाँ है। सर। और हाँ। फादर की कुंडली रोल प्ले करती है, नो डाउट दोनों की कुंडली हमें देखना चाहिए। मगर वन गो में पहले मदर की कुंडली आप देखो, उसके अंदर यदि प्रॉमिस वगैरह की दिक्कत है, फिर फादर की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके मदर सर। ने और बर्थ देना है और मदर बर्थ देने में कैपेबल नहीं है। तो फादर चाहे आप उसकी कुंडली देखो या ना देखो, फिर वो फादर के लिए आप देखोगे, वो हो सकता है दूसरी मैरिज करके फादर बने या जो भी बने, पर लेडी की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड बर्थ में। सर, दूसरी माँ। दूसरी माँ, हाँ, विडो, सावत्र बोलते हैं ना, विडो विडो। वो तो सर यानी फादर की सेकंड वाइफ होगी ना फिर। हाँ, वो बच्चे की कुंडली में कैसे देखने का तो उसकी दूसरी फादर माँ? की, अभी मैंने जैसे देखना बताया कि फादर की फर्स्ट वाइफ कहाँ से देखते हैं, 4th हाउस से। हाँ तो मौसी होगी वो, हाँ 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 यंगर सिस्टर ऑफ द मदर। हाँ। सेकंड, यंगर। सेकंड माँ यंगर सिस्टर ऑफ मदर, 6ठे भाव से। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर ये लॉजिक आप पकड़ लो जो मैंने बताया है, कि यस पहला सर, यस जो सर। पहला इवेंट जहां से भी होता है, सेकंड हाँ। इवेंट उससे तीसरे भाव से होगा इन जनरल। समझ गया सर, थैंक यू सर। जी जी जी। सर वर्मा सर। अच्छा सर, आपने
फर्स्ट अर्निंग 11th हाउस से ली है। जी सर। कहीं ये सेकंड हाउस से भी लेते हैं, कहीं 6 हाउस से भी लेते हैं। सर अर्निंग तो नहीं 11 से ही लेनी पड़ेगी सर। नमस्कार सर। जी सेकंड नमस्कार। और भूल जाए। नहीं सर अर्निंग नहीं है, वो तो सस्टेनेंस का हाउस होता है, सेकंड तो अर्निंग का होता ही नहीं है। हाँ। वेल्थ हाउस है वो एक्चुअली सस्टेनेंस, कि हम डे टू डे हमारी जो जिंदगी किस चीज पे डिपेंड करेगी, हम किस तरीके से अपने डे टू डे अर्निंग कमाएंगे, या अपने घर को कैसे चलाएंगे, या हमारे पास जो फिक्स जो भी असेट हैं, लिक्विड असेट, उनको रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। चलिए सर, ठीक है। ठीक है राइट, थैंक यू जी। सर। विमल डे सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। ये फादर के मामले में अगर उनकी वाइफ देखनी है, मतलब मदर, तो वो नहीं आता साथ में भाव में, तो वो थर्ड आता है, लेकिन फोर्थ तो मदर का होता है। जी तो वो 10वां भाव फादर के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है उस हिसाब से। हाँ, वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो एक्चुअली उसमें डिस्प्यूट है थोड़ा, तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया था। जी थैंक यू, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। क्योंकि जो डिस्प्यूट वाली चीज़ें हैं वो बड़े बड़े लोग ही आज तक नहीं क्लियर कर पाए कि आप तो भारतीय विद्यावन से हैं, तो के एन राव सर नवा भाव ही मान के चलते हैं, और बहुत सारे लोग बीवी रमन 10th हाउस मानते थे। तो अब हम लोग उस पर नहीं पड़ेंगे, जो हमें कंफर्टेबल लगे दोनों से ही मान लो। जी ज्योति मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि आगे जो आपने सब चीजें बताई है, संतान या प्रोफेशन, उसके सब के अंदर डिविजनल चार्ट देखना है। हर चीज में देखना है मैडम, कोई भी चार्ट बगैर डिवीजन के आप किसी भी इवेंट को वो नहीं कर सकते। ओके और सर। और डिवीजन का मैं बता देता हूँ, D9 चार्ट आपको हर बार देखना है, और मैरिज के अलावा बाकी केसेस में 3 चार्ट देखने पड़ेंगे। जैसे आपने एजुकेशन देखनी है तो D1, D9 और D24। आपने संतान देखनी है तो D1, D9 एंड D7। यदि आपने प्रोफेशन देखना है तो D1, D9 एंड D10। आपने यंगर ब्रदर सिस्टर देखने हैं तो D1, D9 एंड D3। और इवन मैरिज में मैं एक्चुअली कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जिनकी डिलेड मैरिज है उसमें D30 जरूर देखना चाहिए। अच्छा सर, मतलब जो हम डिविजनल चार्ट देखते हैं उसमें उसका फर्स्ट हाउस और उसका कंसर्न हाउस देखेंगे। डिविजनल चार्ट का हाँ। नहीं, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कैसे देखेंगे कमिंग ओ, क्लासेस में। ठीक है ठीक मैं है ना है। इसमें जो देखने की सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बेसिक अभी भी मैं आपको करा के आ रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं सब चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि पूरी एस्ट्रोलॉजी तो मैं इसमें कवर कर नहीं सकता, पर मैं आपको बेसिक देखने के तरीके सब चीज़ें बताऊँगा। श्योर श्योर सर, डिविजनल चार्ट्स कैसे देखते हैं तो उसका बेसिक थोड़ा थोड़ा बता आइडिया दीजिए। मैं दूंगा आपको। ओके, थैंक यू जी सर। जी जी। जी बिपिन चंद्र सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर ये एक थोड़ा केपी के साथ जो क्वेश्चन है मैं पूछ लूँ इसमें साथ में। आप पूछ लो वैसे, क्योंकि रेलिवेंट होगा तो ज़्यादा ठीक है। सेवन भाव का जो है, और उसमें मैरिज का देखते हैं तो स्क्रिप्ट में अगर सेवंथ नहीं आता, फिफ्थ आता है, और फिफ्थ का फिर स्क्रिप्ट देखते हैं तो उसमें 7 आता है, तो वो देखना पड़ेगा। ऐसा है सर कि 7 नहीं, 2 और 11 आ जाएगा तभी भी मैरिज हो जाती है। अच्छा, यानी 7 7 भी जरूरी बहुत नहीं है। जरूरी नहीं, ऐसा है? 7 जरूरी नहीं है। जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी जी। तिवारी जी। सर धन्यवाद। क्लियर, सब चीज़ तो क्लियर है सर। मेरा एक प्रॉब्लम है, जी बताएं। वो मेरी जो बैच नंबर 13 का मैरिज वाला जो चैप्टर था, उनका जितना वीडियो चल नहीं रहा सर मेरे में। कोई नहीं, ऐसा है सर, वो मैं रिलीज करा दूंगा। तो मेरे पास वो रिसर्चर हैं, वो गए हुए हैं 1-2 दिन के लिए, वो उन्होंने ही कुछ किया था, आपके चल जाएंगे 1-2 दिन में। जी चल सर, जाएंगे। जी सर, यही करा हूँ। चल जाएंगे। धन्यवाद सर। योगेश जी। सर जॉब के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए 6 हाउस देखते हैं, हाँ तो जॉब की अर्निंग देखेंगे यहाँ से हम 11th हाउस से, हाँ। कैसे अर्निंग इसको अर्निंग अर्निंग केवल जॉब तो मतलब उसकी जो किसी आदमी की जॉब लग भी सकती है 6 हाउस से, लेकिन उसको अर्निंग नहीं होगी, ये मान बिल्कुल, लेंगे जैसे हम। मैंने एग्जांपल बताया था कि जॉब का मतलब यह है कि अब जैसे मैं 1-2 जगह पढ़ाता हूँ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और अर्निंग नहीं है, तो जॉब तो मैं कर ही लेकिन वो रहा आपकी हूँ ना। जॉब नहीं है सर, लेकिन वो जॉब नहीं है ना सर, वो तो आप अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ भाई, टाइम बाउंड तो है ही ना काम।
भाई टाइम बहुत नहीं, है, मुझे क्लास लेनी पड़ती है रेगुलरली बगैर किसी ब्रेक के, और छुट्टी लेनी है तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर आज मैं नहीं ले पाऊंगा, और स्टिल आई एम नॉट अर्निंग। तो वो जॉब हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैं एज ए जो एम्प्लॉई हूँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, हमेशा नहीं होता। जी जी हेमलता मैम। थैंक यू सर। जी सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जो आपने अभी ये स्टार्टिंग में हमको 10 पॉइंट बताए हैं, इनको थोड़ा विस्तार से हम भी करेंगे क्या? जैसे चाइल्ड बर्थ है या नहीं एजुकेशन है नहीं या नहीं नहीं फॉरेन? नहीं 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 मैडम, वो तो अच्छा। फिर बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये हम क्या है कि कुछ एक टॉपिक्स हम करेंगे, जैसे मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज अलग से करा रहा हूँ, तो क्योंकि हाँ विस्तार से तो फिर वो इस नॉट पॉसिबल बहुत सर, ज़्यादा। एजुकेशन एब्रॉड जो आपने कराया है, पॉइंट इसमें लिखवाया है, उसको थोड़ा सा वो करेंगे? कोई नहीं, आप बताएंगे वो चीज़ें हम कर लेंगे डिस्कस, और अदरवाइज है ना बहुत सारी चीज़ों के मैं आपको, आप मुझे कहेंगे ना तो मेरे वीडियोस वगैरह होते हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि वो तो ये हमारा जो बेसिक मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, जो कुंडली एनालिसिस का जो है मेरा कोर्स है, ये बेसिकली सिंपली इस तरीके का कोर्स है कि हमें कुंडली को कैसे अप्रोच करना है, जो कि अभी मैं आपको कमिंग क्लास से बताऊंगा, कि आपको एक कुंडली आ गई आपके पास, बाकी चीज़ें आपको देखनी आनी कुछ चाहिए, पर आपको कुंडली के अंदर किस तरीके से भाव को देख कैसे तो शुरू करना है। जो दिक्कत है वो ये है कि हमें कुंडली देखें कैसे, और देखें कैसे का जवाब मैं केवल दूंगा, बाकी आप जो कहोगे वो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आप कंटिन्यू ज्वाइन करके नहीं रखो। नहीं सर, मैं आपकी यूट्यूब में भी बहुत देखती रहती हूँ, और मुझे एजुकेशन अब्रॉड और जॉब बच्चे आजकल जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, फिर नया कब मिलेगा ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछते हैं। हाँ आप वो मेरे ही बच्चे पूछते हैं, और तो बाहर में नहीं प्रैक्टिस नहीं, करती। वो करेक्ट है वो आपकी बात, वो तो मुझे मालूम है ये चीज़ें हैं, तो हम इन सभी चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशन पे, बल्कि आप ज्वाइन करना, मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ, थोड़ा भी मैं जी काम कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि जी जी। प्रीवियसली मैंने कुछ करा था तो उसमें क्या है कि कुछ 10-5 चीज़ें ऐसी आ गई जो कि मुझे खुद सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही थी, तो जब तक मेरे पे जब आंसर आ जाएगा ना चीज़ों का, तो मैं शायद अगस्त सितंबर में बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोफेशन पे एक सीरीज लूँगा, तो उसमें जी जी। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, पर आप जो कहोगे मैं सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। जी सर, सर। आज आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने उसमें ये कहा गया है कि अगर तुला या वृषभ लगन हो तो, और मकर राशि में गुरु और मंगल बैठा है, तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, तलाक से अंत होता है, नहीं तो डिस्टर्ब रहती है। जी तो सर वो मैंने अपने बिल्कुल क्लोज रिलेशन में पाया है, उसमें वृषभ और तुला लगन नहीं है, लेकिन मकर राशि में मंगल और गुरु है, जी। और उनकी बहुत डिस्टर्ब मैरिड लाइफ है। हाँ मतलब समझ गया ना सर मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, वृषभ और तुला लगन नहीं है, लेकिन हाँ मकर राशि में गुरु और मंगल बैठे हैं। दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है वो। हाँ, उनकी मैरिड लाइफ मतलब अभी तो बहुत उम्रदार हो गए, लेकिन कभी भी अच्छी नहीं रही। वो एक्चुअली ये जितने भी सूत्राज हैं एक्चुअली ये सब क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं, और जो बहुत सारी बुक्स हैं, मैं इधर उधर जो भी मैं पढ़ता रहता हूँ उन्हें लगाकर वीडियोस बनाता हूँ जिससे लोगों को पता लगे नहीं बेसिकली सर, बहुत उसमें। अच्छा लगता है, मैं तो नहीं, ढूंढ ढूंढ के उसमें कमेंट भी करते हैं लोग जिन्होंने पढ़ रखा होगा कि ये तो उस बुक से है, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं से तो मैं लाया हूँ, नहीं, मैंने तो कहीं बनाया से नहीं भी हो, हमें उससे क्या करना है, हमें तो है। सूत्र मिलने से मतलब क्योंकि है। ये एस के मेहता के बहुत सारे सूत्र हैं, वो भी मैं लाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और भी जितने भी हैं, या बीपी गोयल ने भी के एन राव सर के सूत्र मारे हुए हैं कई सारे, तो वो भी पता चल जाते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ, तो इस तरीके से यही कोशिश रहती है। जी बजाज सर आप पूछें। थैंक यू सर। ओके ओके। सर, जॉब चेंज करनी है, स्विच करनी है कंपनी से दूसरी कंपनी, तो कौन कौन से हाउसेस देखते हैं? सर ऐसा है कि उसमें जॉब चेंज का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बेसिकली ये जॉब चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप किस लिए जॉब चेंज करना चाहते हैं, पहला पार्ट ये है। तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अगर। हाँ, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए उसके अंदर आपका 7th और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका एक विश हो गई, और 7th एक्चुअली वो आपको एक तरीके से पद प्राप्ति देता है, विश प्रमोशन टाइप का, तभी तो जाओगे ना विद द गेन। जी। तो अभी प्रोफेशनल रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन आए,
तो मेरे 2 वीडियोस हैं आपके क्वेश्चनों के आंसरों के लिए, तो वो मैं Right. ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप जो देखना चाहे वो देख ले। थैंक यू। आपके क्वेश्चन का आंसर है उसके अंदर, जो प्रोफेशन में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, अभी क्वेश्चन आपने पूछा है तो हम एंड में मैं बता देता हूँ। देखो प्रोफेशन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक तो ट्रांसफ़र, एक प्रमोशन, एक चेंज ऑफ जॉब, मेनली ये होते हैं लगने के बाद। तो ट्रांसफ़र में आपका ट्रांसफ़र एक होता है बाई चॉइस, लोग खुद चाह रहे होते हैं ट्रांसफ़र हो जाए। एट्थ को तो फर्स्ट इनकम में नहीं लेते, फिफ्थ को तो ले सकते हो, एट्थ को तो नहीं लेते। अच्छा, तो अब जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र भी कितने तरीके के होते हैं। देखो सर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं वो सब जानते हैं कि एक तो आदमी खुद ट्राई कर रहा होता है ट्रांसफ़र हो जाए मेरा, और एक कई कैसे ट्राई कर रहे होते हैं खुद भी, विद इन सिटी अच्छी पोस्ट मिल जाए जी। एक ट्राई कर रहा होता है कि अपने होम टाउन मुझे पोस्टिंग मिल जाए। एक तो वो ट्रांसफ़र है, वो चॉइस का हो गया, और एक वो ट्रांसफ़र है आप सुबह गए ऑफिस में और वहाँ पे ऑर्डर निकले हुए पड़े हुए हैं कि जी आप वहाँ जाके ज्वाइन करो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट है सर। इसी तरीके से चेंज ऑफ जॉब के भी कई रीज़न है। चेंज ऑफ जॉब आप इसलिए कर रहे हो कि ऑफिस में आपको तंग कर रखा है, अब आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ से पीछा छूटे, कहीं भी कोई भी जॉब मिल जाए पर यहाँ से पीछा छूटे। एक ये होता है कि आप यहाँ पे भी कंफर्टेबल हो, पर आप सोचते हो कि यहाँ तो मुझे सैलरीज वगैरह कम मिल रही है, तो मुझे ऐसी जगह पे मिलना चाहिए जहाँ पे कि मुझे हायर सैलरीज मिले और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में जाऊँ। तो इनके सबके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसा रीजन हो उसके अकॉर्डिंग भाव देखने पड़ेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। सर भाव के अलावा इन भावों से रिलेटेड फिर दशा भी होनी चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल, दशाओं का इन्वॉल्वमेंट, भाव का मतलब ही दशा है साथ में। हाँ वही ना। जी 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 जी। बिमला मैम। सर यदि वो ले ऑफ कर दें फिर उसमें कौन सा भाव आता है? मान लो प्रोडक्ट जा रहा और वैसे ही ले ऑफ कर दिए वहाँ कंपनी से। देखो 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, 5th का भी होता है, 9 का भी होता है। ओके, तीनों का होता है। 1 का भी हो जाता है, और भी हाउसेज हो सकते हैं आपके 6, 8, 12 में से किसी का भी हो सकता है। छठा भाव नौकरी दिलवाता है तो 8वां भी देता है। 6th हाउस क्योंकि आपका जो भी भाव जो काम करता है वो भाव उस काम से हटाता भी है, लगाता भी वही है, हटाता भी वही है। तो सर जैसे 5, 9, 8, 6 सब आ रहे हैं तो इसका मतलब ले ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब इतना क्लियर कट हम कंक्लूड नहीं कर सकते, और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई उसकी कोई और भी ट्रबल दिख रही है क्या उसकी लाइफ में, क्योंकि फाइनेंशियल सोर्स रुक जाता है तो 11th हाउस भी प्रॉब्लम करेगा ले ऑफ में। अभी सर किसी का हुआ है तो ये सारे हाउसेस दिख रहे हैं उसमें। हाँ तो वो है ये सारे हाउसेस। एक्चुअली क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजी में किसी एक पर्टिकुलर रूल पे स्टिक नहीं कर सकते, थोड़ा हमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड उस टाइम ही लगाना पड़ता है। जो भी कॉम्बिनेशन भी आप डिस्कस करोगे वो एज इट इज़ कभी नहीं लगते। और इसमें D10 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन में, D1 से ज़्यादा D10 है जी। रति मैम। थैंक यू सर। रति मैम। नमस्ते सर। सर एक तो हो गया कि जॉब में चेंज हो गया, एक उसी जॉब में ही डिपार्टमेंटल चेंज होते रहते हैं। मैकेनिकल ज्वाइन करा, इलेक्ट्रिकल आ गए, फिर फाइनेंस में डाल दिया, फिर एडमिन हेड में घुस गए। समझ गया, वो विद इन सेम ही डिपार्टमेंट अलग अलग चेंजेस होते हैं, वो भी ट्रांसफर है। और उसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक ट्रांसफर विद चॉइस और विदाउट चॉइस। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा हो जाए, और बहुत सारों का जबरदस्ती होता है, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो मैं आज अपलोड करूंगा आपके, तो अपलोडेड है, मतलब मैं ढूंढ के आपको इस ग्रुप पे डाल दूंगा। फिर आप जो क्वेश्चन हो वो पूछ लेना, शायद आपके क्वेश्चनों के जवाब है उसमें। हाँ ठीक है सर, ढूंढ लेंगे, वो तो आपकी वेबसाइट में सारे आ जाते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर दो तो दिख जाते हैं। अग्रवाल सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं तो बहुत बिगिनर हूँ, तो इसलिए आप बहुत अच्छा पढ़ाते, तो बिल्कुल सरल भाषा में आता जा रहा है, मगर वैसे ही सर भूल भी जाता हूँ प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, क्योंकि इतनी तेजी से आपके सब ये वीडियोस आते रहते हैं। लेकिन एक चीज जानकारी चाहूंगा कि एक एज के बाद जैसे अबाउट 60-65 जो पर्सन्स हैं वो इंडिपेंडेंट कोई अपना काम कर भी रहे हैं, तो उनकी अर्निंग सीज करती है, चाहे वो टेक ओवर बाय द
सन हो या अदरवाइज, समझ गए सर। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई ये कब हो जाएगी? देख सकते हैं सर, उसमें 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है सबसे ज्यादा, 8th एंड 12th। लॉस ऑफ अर्निंग। हाँ। तो 10th वैसे भी जो क्या कहते हैं ना, एंड ऑफ प्रोफेशन के लिए 12th हाउस का सूत्र है। अच्छा। मतलब वो आपका एक तरीके का काम बंद हो गया तभी अर्निंग बंद होगी। तो एंड ऑफ प्रोफेशन में एक्चुअली 12 सूत्र है। इवन कुछ सूत्र तो ऐसे हैं कि 12वें भाव में यदि किसी का राहु बैठा हो जी, तो उसका अपना चलता काम छोड़ के चल देना चाहिए, नहीं तो वो फंसेगा आगे चल के। ओके। कि उसको जैसे ही मौका मिले निकल लेना चाहिए वहां से, नहीं वो एंड में जाके सब कुछ सही चलते हुए भी एंड में वो किसी न किसी चीज के अंदर ट्रैप में आ जाएगा, कोई ऐसा काम आ जाएगा। और 12वें भाव का अच्छा। उसमें इन्वॉल्वमेंट है सर। अच्छा, और दूसरी चीज है सर कि ये कैसे हम जज करें कि ये आदमी लाइफ लॉन्ग अर्न करता ही रहेगा फ्रॉम सो मेनी सोर्सेस? सर अब 10 था, वही D10 ही देखना पड़ेगा सर। D10 ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, D10 में जितने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होंगे और दशा है सर, उसमें दशा का बहुत रोल है। अच्छा। आपकी जैसे आपकी 50-55 साल पे कोई अच्छी दशा आ गई जी, तो वो आपको 70 वीनस की दशा आ गई आपकी कुंडली में, अच्छा है वो दशमांश चार्ट में, तो आपको अगले 15-20 साल तक वो देता रहेगा कुछ ना कुछ तो प्रोफेशन। और बहुत लोगों का जो दशमांश चार्ट के अंदर यदि उसका 7वां भाव, 10वां चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 7वां भाव, जी। उसका 10वां भाव, हाँ। उसका दूसरा भाव, जी, ये तीनों भाव यदि स्ट्रोंग हैं, उनके लॉर्ड स्ट्रोंग हैं, तो वो फिर उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी अर्निंग होती है विदाउट एनी एफर्ट। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये कि 8th हाउस के इफेक्ट आने लगते हैं, अनअर्न्ड इनकम वाली बात आप कर रहे हैं जी 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 हैं? जी। although unceasonally one will be keep on earning without making any efforts. Yes, जैसे आपका हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और हमने ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए कि अब गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो गया, अब उसको पेंशन तो मिलती रहेगी ना जब तक जिएगा। जी जी। तो वो कर थोड़ी रहे कुछ। बात। हाँ ना, इनकम उनकी पेंशन। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, उसमें भी 10th हाउस का D10 का रोल है सर। ओके, ठीक है सर, बस बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एनालिसिस इन अगस्त कोर्स आल्सो एज वेल। मैं मेंशन कर दूंगा उसमें। सो नाइस ऑफ यू सर, गुड नाइट। तो कोई किसी के कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम अब इसको हम कुंडली में शुरू करेंगे, हम किस तरीके से देखना है। अभी तक तो थोड़े जनरल से पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, अब स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम भाव को देखते हैं, किस तरीके से प्लेनेट को देखते हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कब प्लेनेट स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है, फिर हम ट्रांजिट को कैसे देखते हैं, ट्रांजिट में हमें कौन कौन सी चीज़ें, एक चेक लिस्ट बताऊँगा मैं हर चीज़ की कि एक भाव को देखना है तो उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, एक भावेश को देखना है उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, कौन सी चीज़ होगी तब वो ठीक होगा, कौन सी चीज़ होगी तब वो ठीक नहीं होगा, किसी कारक को देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद दशाओं को कैसे देखना है और ट्रांजिट को कैसे देखना है, क्योंकि कुंडली देखने में यही मेन बातें हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत दशाओं के बारे में मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ, वो इसलिए बता के आया हूँ कि जिनको बिल्कुल ना पता हो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि दशा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कुंडली एनालिसिस में। तो आज की क्लास फिर हम एंड